Hello friends, welcome to my YouTube channel Mentor Work. This is my very first video on this channel, and this channel is specially created for professionals in the automobile industries who are passionate about training and development activities. And here you will be find the structured content focused on the entire training cycle, starting from the training need identifications to all the way of training effectiveness evaluations. And in my upcoming videos, I will take you through each stage of the process with practical insights, industrial examples, and actionable methods to ensure learning and development's outcome in your organizations. So, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, या यू कैन से कि व्हाट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. तो बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एम्ड एट इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एम्प्लॉयज़ to enhance performance, ensure safety, and adopt new technologies and maintain competitiveness. Means कि सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में क्यों फॉलो होता है. और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस हर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है उतनी ही स्ट्रेंथन या उतनी ही प्रैक्टिकली फॉलो होता है जितना प्रोसेसेस में दिखाया जाता है. जैसे अगर हम बात करें जो हमारे टियर 3 सप्लायर्स हैं, या ऑटो मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल कंपनी हैं, या हमारा कोई आईटी सेक्टर है, या शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दे आर नॉट फॉलोइंग द टी प्रोसेस. बट इट डज़ंट मीन्स कि उनके वहाँ पर ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं होती. डेफिनेटली वो लोग भी ट्रेनिंग्स कराते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग कराने का जो तरीका है वो अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिल्कुल ही अलग है, आपकी कह सकते हैं. ऑफ कोर्स वो ट्रेनिंग प्लान करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बट जैसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो होता है एज़ पर दी हमारी कस्टमर गाइडलाइंस, या IATF गाइडलाइंस, या VSA गाइडलाइंस, या हमारी जो भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, ऐसा सेम IT इंडस्ट्रीज़ या दूसरी इंडस्ट्रीज़ में नहीं होता है. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में जो हम बात कर रहे हैं कि क्यों वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करती है, या हम कहें कि वाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अडेयर इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़. तो सबसे पहले हम वन बाय वन समझेंगे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि किसी भी प्रोसेस पर जाने से पहले हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम उसे फॉलो कर रहे हैं. अगर हमें ये पर्पस पता होगा उसको फॉलो करने का, तो ही हम उसे प्रॉपरली या एक तरीके से फॉलो कर पाएंगे. अदरवाइज़ इट विल बी अ फॉर्मेलिटीज़ फॉर अस. तो सबसे पहले आता है हमारे OEMs की डिमांड, या ये कह सकते हैं हमारे कस्टमर्स की डिमांड. तो जैसे हमारे कस्टमर्स हैं मारुति सुजुकी हो गया, टोयोटा हो गया, होंडा हो गई, टाटा मोटर्स, हीरो, होंडा, बहुत बड़े बड़े OEMs कंपनीज़ मार्केट में हैं, फॉक्सवैगन, टोयोटो. तो हर एक कंपनी हमें T&D प्रोसेस को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्ट करती है या गाइडलाइन देती है, या अपने सप्लायर मैनुअल में भी ये लिखती है कि कंपनी में T&D प्रोसेस होना चाहिए. अगर हम सबसे पहले बात करें मारुति VSA की, तो मारुति की जो VSA ऑडिट अपने सप्लायर्स के यहाँ करती है, उसमें ट्रेनिंग को मारुति ने एक बहुत ही क्रिटिकल क्लॉज में कंसीडर किया है. जो ट्रेनिंग है उस पर मारुति VSA जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है. इसके अलावा और भी VSA में क्रिटिकल क्लॉजेस हैं, बट ट्रेनिंग भी वन ऑफ देम क्रिटिकल प्रोसेसेस. तो VSA क्लॉज में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का VSA ऑडिट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कौन सा क्लॉज है, उस क्लॉज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ आप करोगे तो आपकी माइनर NC आ सकती है, मेजर NC आ सकती है, क्या गैप है, तो उस सब के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरे VSA के क्रिटिकल क्लॉज यानी कि ट्रेनिंग के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी. तो अभी सिंपल सा हम जानते हैं कि जो VSA का ऑडिट का T&D का क्रिटिकल क्लॉज एवेल्युएशन है, उसमें वो वर्क फोर्स स्किल मैट्रिक्स, या ट्रेनिंग कैलेंडर अडेयरेंस, या स्किल सर्टिफिकेशन, या ट्रेनिंग इफ़ेक्टिवनेस हो गया, इन सब चीज़ों पे
फोकस डालती है और इन सब चीज़ों को इवेलुएट करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट। इसके अलावा अब आता है कि अगर सपोज़ करो कोई भी सप्लायर ट्रेनिंग प्रोसेस को कंपनी में फॉलो नहीं करता है, या उसने अपना ऐसा कोई भी ट्रेनिंग का प्रॉपर प्रोसीजर या सिस्टम कंपनी में नहीं बनाया हुआ है जिससे वो स्टार्टिंग तक एंड तक किसी भी एम्प्लॉयज़ की स्किल एनहेंसमेंट के लिए काम करे, तो उसका कंपनी पर क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले जिन कंपनीज़ में वीएस से ऑडिट होती है या फिर सप्लायर्स ओईएम्स अपनी सप्लायर ऑडिट करते हैं, हर एक ओईएम्स ने अलग अलग अपना नाम रखा हुआ है, तो डेफिनेटली है कि उनकी सप्लायर रेटिंग रिड्यूस हो जाती है। उनको जो रेटिंग ऑडिट को क्लियर करने के लिए चाहिए, वो अगर आप ट्रेनिंग को फॉलो नहीं करोगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। क्योंकि वीएसए में भी या जो भी अदर सप्लायर्स है उसमें क्रिटिकल क्लॉज में स्कोर ऑब्टेन करना, मतलब पासिंग स्कोर ऑब्टेन करना इज़ डिफरेंट, मतलब उसमें आपको अलग से पास होना चाहिए और अदर्स में अलग से पास होना चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया हैं वीएसए के भी। तो ऑब्वियसली आपका सप्लायर रेटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, करेक्टिव एक्शंस आपको देने पड़ेंगे, वो रेज़ हो जाएंगे, और फ्यूचर में आप पे इम्पैक्ट आता है कि कोई भी ओईएम्स आपको बिज़नेस ना दें। क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है कि सिर्फ एक प्रोसीजर है और कंपनीज उसे फॉलो कर रही हैं, नहीं, इसका डायरेक्टली जो लिंक है ना, दैट इज़ कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने स्किल्ड हैं, वो कितने टेक्नोलॉजी से अवेयर है। तो इन सब चीज़ों पे भी इम्पैक्ट आता है ट्रेनिंग का, इसलिए कंपनीज इज़ मोर फोकस्ड अबाउट द ट्रेनिंग। क्योंकि कंपनीज में जो ट्रेनिंग प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो मैन पावर कितनी स्किल्ड है, तो वो उसकी स्किल एनहांसमेंट, स्किल मैट्रिक्स, किसके बारे में नॉलेज है, इन सब चीज़ों से ही हम उसको इवेलुएट करते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ की स्किल को या किसी भी एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को। फिर हम उनका गैप आइडेंटिफाई करके उन्हें और स्किल्ड बनाते हैं। ठीक है। तो दूसरा, अगर आप देखोगे तो रैपिड टेक्नोलॉजीज़ चेंज, तो आप देख रहे हो कि आज की इंडस्ट्रीज़ बहुत फास्ट ग्रोइंग है विद द साइड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, तो यानी कि ये हमारी एक नई टेक्नोलॉजीज़ है। तो आने वाली कंपनीज़, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसे अपने आप को इस मार्केट टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रिक्ट एमिशन रूल्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, BS6 या BS7, यूज़ ऑफ हाइड्रिक इंजन है, या फिर मॉडर्न व्हीकल में भी बहुत एडवांस टूल यूज़ होते हैं जो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें भी अपने एम्प्लॉयज़ को न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर कराना होता है। और जो भी पार्ट कंपनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो सेफ़ होना चाहिए, इफ़ेक्टिव हो, या ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। तो ये सब चीज़ें लोगों को कब पता होगी, जब लोग इसके बारे में सीखेंगे, नॉलेज लेंगे, जानेंगे। तो ये सब चीज़ें हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में लोगों को सिखा रहे हैं, उनको करा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई ट्रेनिंग्स पे लोगों को अवेयर कराना है। इसके अलावा नेक्स्ट 3rd पॉइंट आता है क्वालिटी एंड ज़ीरो डिफेक्ट एक्सपेक्टेशंस। मतलब बड़ी जो ओईएम्स है जैसे मारुति, टाटा, होंडा, हीरो या फॉक्सवैगन, कोई भी क्वालिटी में आज के टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो सभी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने वेंडर से, कि जो भी वेंडर उन्हें प्रोडक्ट दे रहे हैं वो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। और एक्सपेक्ट करते हैं अपने वेंडर से कि जो उनकी मैन पावर है वो स्किल्ड है, ट्रेंड है। अगर ऐसा नहीं होगी तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर रिजेक्शंस इंक्रीज़ होंगे, रिवर्क इंक्रीज़ होंगे, या रिजेक्शंस जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे उसकी कॉस्ट पर, क्वालिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। कस्टमर जो है कंप्लेन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर कंपनीज आज के टाइम में रिस्क नहीं लेना चाहती है। और अपने हर एक कंपनी का फोकस है कि वो कस्टमर कंप्लेन को डिक्रीज़ करे, या कस्टमर कंप्लेन को कम करना आजकल हर एक कंपनी का फोकस है। तो अगर अनट्रेंड मैन पावर होगी तो अनट्रेंड मैन पावर इन सब चीज़ों को लीड करती है, रिजेक्शन, लाइन स्टॉपेज, कस्टमर कंप्लेन का बढ़ जाना। 3rd आता है सेफ्टी, कंप्लाइंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में हज़ार्ड ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कुछ कंपनीज़ में कुछ हज़ार्डस केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, या हमारी कुछ मशीनरी हज़ार्डस होती है ऑपरेशंस, या फिर अगर हम कुछ भी बात करें तो हज़ार्डस ऑपरेशंस कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं।
और एज़ पर दी लॉ अगर हम लीगल रिक्वायरमेंट की बात करें और हमारे OEMs की भी रिक्वायरमेंट है कि हमें वर्कर्स की सेफ्टी पर भी ध्यान देना है, उनको PPEs यूजेस के बारे में अवेयर कराना है, उनको सेफ्टी ट्रेनिंग्स देनी है, उनको इमरजेंसी हैंडलिंग सिचुएशंस पर ट्रेनिंग देनी है। तो ऐसी ट्रेनिंग्स हमें उन्हें देते रहना चाहिए ताकि लोग इन सब चीज़ों से अवेयर हों और इंसिडेंट्स एक्सीडेंट के चांसेस कंपनी में कम हो जाए। तो OEMs जो है वो अलग से EHS ऑडिट्स भी, यानी कि सेफ्टी ऑडिट्स भी बहुत सारी कंपनीज थर्ड पार्टी के थ्रू कराती हैं। तो EHS ऑडिट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें पूरे ट्रेनिंग के बारे में ही बात करूंगी कि EHS में ट्रेनिंग की क्या, EHS मतलब ISO 14001 और ISO 45001। तो इन दोनों स्टैंडर्ड्स में ट्रेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है और ट्रेनिंग का किस क्लॉज में आता है और हमें क्या लीगल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होती है। तो इसके अलावा एक वीडियो मैं ट्रेनिंग कैलेंडर पे भी स्पेशली बनाऊंगी कि ट्रेनिंग कैलेंडर जब भी कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रिपेयर करती है तो उसको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की ट्रेनिंग्स कंसीडर करनी चाहिए विद द फेवर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स, गैप रिक्वायरमेंट्स। तो किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को कंबाइन करके हमारा ट्रेनिंग कैलेंडर बनता है, वो भी इटसेल्फ अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो कंप्लाइंस और लीगल के अलावा भी हमारे पास और रीज़न है कंपनी में ट्रेनिंग को फॉलो करने का, दैट इज़ मैंडेटरी सर्टिफिकेट IATF 169 या ISO 9001, या अभी हमारे पास और भी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कंपनीज लेती हैं। तो जिन भी कंपनी के पास IATF का स्टैंडर्ड है तो IATF की ये रिक्वायरमेंट है कि उनको स्किल मैट्रिक्स मेंटेन करनी है, अपने कंपनी में जो वर्कर्स हैं उनकी एम्प्लॉयज़ का टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कराकर उनका रिकॉर्ड भी कंप्लीट करना मैंडेटरी हो जाता है। उनकी कॉम्पिटेंसी को पीरियोडिकली हमें रिव्यू करना है। ट्रेनिंग की इफ़ेक्टिवनेस को हमें चेक करना है कि क्या जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इज़ इट इफ़ेक्टिव और नॉट। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हमारी OEMs कंपनीज़ हैं वो अपनी ऑडिट में ये भी चेक करती हैं, इनकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स चेक करती हैं, PPAP सबमिशन के, प्रोसेस ऑडिट के, ईयरली इवेलुएशन हम सप्लायर्स का सेफ्टी और कंप्लायंस के लिए चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी OEMs अपनी ऑडिट के टाइम में चेक करती है। तो इसी सब रीज़न है ये बहुत, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हर एक कंपनी भी अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहती है, तो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए भी डेफिनेटली उन्हें एक स्किल्ड और कॉम्पिटेंट मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो मैन पावर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो वर्कर्स नहीं है जो लाइन पर काम करते हैं। मैन पावर मतलब ऑल द एम्प्लॉयज़, दे आर वर्किंग फॉर द कंपनी या दे आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ फ्रॉम जूनियर टू सीनियर मैनेजमेंट। तो हर एक अगर मोटिवेटेड होगा या हर एक एम्प्लॉई अगर ट्रेंड होगा या स्किल्ड होगा या न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर होगा तो डेफिनेटली बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट है कि वो लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करे और लोगों को और कॉम्पिटेंट बनाए एज़ पर दी मार्केट स्टैंडर्ड। तो पहले ऐसा नहीं होता था, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को पहले मार्केट में या कंपनीज़ एक सेकेंडरी फंक्शन की तरह ट्रीट करती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स के बारे में अवेयर हो रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में अवेयर हो रहे हैं और उसे इफ़ेक्टिवली अपने कंपनी में फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो। जैसे जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, हमारे OEMs पे और स्ट्रिक्ट प्रेशर कंपनीज़ का आ रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट आ रही है कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग मस्ट बी अ प्रैक्टिकल प्रोसेस इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो मोर फोकस्ड, पहले जो कंपनीज़ थी वो प्रोडक्शन आउटपुट पे ज़्यादा फोकस करती थी रेदर देन दी स्किल डेवलपमेंट पे, लेकिन आज के टाइम में स्किल डेवलपमेंट को भी कंपनीज़ अपनी एक प्राइमरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंसीडर करके चल रही है। इन्वेस्टिंग मिनिमम टाइम एंड बजट इन स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो जो ट्रेनिंग के लिए बजट होता था वो भी कंपनीज़ बहुत मिनिमल रखती थी। पहले ऐसा होता था, कंपनीज़ न्यू इक्विपमेंट या कुछ भी ऐसा ट्रेनिंग के टाइम पे प्रोवाइड नहीं करती थी। लोग अगर ट्रेनिंग कराती भी थी तो वो एक छोटी मोटी, लेकिन आज ट्रेनिंग्स इन हाउस कराकर उसको क्लोज़ कर देती थी। लेकिन आजकल कंपनीज़ इंटरनल ट्रेनिंग फैकल्टी को भी हम कैसे और ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं उस पर भी फोकस कर रही हैं। जो ट्रेनिंग्स इंटरनली नहीं करा सकते हम उनको एक्सटर्नली करा रही हैं, स्पेशली सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग और कोर टूल्स एंड अदर एवरी ईयर।
और उनकी जो ऑन जॉब लर्निंग है उस पर पहले इतना फोकस नहीं डाला जाता था, लेकिन आजकल ऑन जॉब जो लर्निंग का मेथड है उसको भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, उसको भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट कंपनीज़ में देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनीज़ अगर ये सब चीज़ें नहीं करती थी तो उससे बहुत सारी चीज़ें आ रही थी जो कंपनीज़ ने आइडेंटिफाई किया, जैसे उनकी कंपनीज़ में क्वालिटी इश्यूज़ बढ़ रहे थे, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर नहीं है तो डेफिनेटली गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिजेक्शन बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेफ्टी इंसिडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे थे कंपनी के अंदर, एम्प्लॉय कम अंगेज हो रहे थे और उनको रिटेन कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आजकल की कंपनीज़ जो है वो ट्रेनिंग पर, प्रोसेस पर काफ़ी फोकस कर रही है। तो अभी नीचे वही लिखा है कि वाई OEMs नाउ मैंडेट TND, कि OEMs ने क्यों अब ट्रेनिंग को हर एक सप्लायर के यहाँ क्यों इम्पॉर्टेंट कर दिया है उनको फॉलो करना। तो इम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर अब एक बना दिया गया है पूरे ट्रेनिंग एंड प्रोसेस का, जो मैं अपकमिंग वीडियोस में 1 बाय 1 मतलब पहले स्ट्रक्चर दिखाऊंगी और फिर हर एक स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर एलेबोरेट वे में आपको बताऊंगी। कंटिन्यूसली वर्कफोर्स जो है उनकी स्किल्ड को हमें अपग्रेड करना है, एम्प्लॉयज़ को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें कॉम्पिटेंट करना है, उन्हें अलाइन करना है एम्प्लॉयज़ को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और ज़ीरो डिफेक्ट या ज़ीरो सेफ्टी या इनोवेटिव हमें मैन पावर को बनाना है, अपनी जो मैन पावर है उसको स्किल्ड मैन पावर बनाना है विद द ज़ीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेफ्टी एंड इनोवेटिव वे में। तो अडेरेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ रेगुलर ऑडिट या वेंडर इवेल्युएशन, कि आज के टाइम में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक अदर डिपार्टमेंट की तरह ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लॉज बन चुका है। चाहे जो भी हमारी कस्टमर ऑडिट है या हमारी वेंडर ऑडिट है, वेंडर असेसमेंट ऑडिट है या हमारी कोई भी लीगल ऑडिट है, तो सब में ट्रेनिंग एक रेगुलर ऑडिट का पार्ट बन चुका है। नॉन कंप्लाइंस अगर आप ट्रेनिंग में कोई भी नॉन कंप्लाइंस अगर आपका आता है तो वो आपके फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पर या ऑर्डर्स पर भी इम्पैक्ट डालता है। तो ट्रेनिंग को अब कंपनीज़ को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन है। तो टू एग्जीक्यूट, अगर आपको अपनी कंपनी में ट्रेनिंग एंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हमें उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे। तो ट्रेनिंग इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ को लाए और उनको किसी भी टॉपिक पर ट्रेनिंग दी और उनको वापस भेज दिया, नहीं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रॉपर प्रोसीजर है, ट्रेनिंग से भी टाइप है कि आप इंडक्शन ट्रेनिंग करा रहे हैं स्टाफ के लिए या एसोसिएट्स के लिए, या आप स्टाफ का ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है जूनियर एम्प्लॉयज़ टू लेकर टॉप मैनेजमेंट तक, वो अलग आपको प्रोसीजर सेट करना है। जो हमारे एसोसिएट्स हैं या वर्कर्स हैं, परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी स्किल्स को कैसे अपग्रेड करेंगे उसका एक अलग से प्रोसीजर बनाना है। इंडक्शन होता है जब हम ऑन बोर्डिंग करते हैं, कोई भी एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका क्या प्रोसीजर है वो एक प्रॉपर अलग बनाना है। तो इसके बारे में भी मैं अलग अलग अब इन 3 टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी और जिसके बारे में आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो थैंक you so much for watching this video and stay tuned and let's grow together with the MentorWorks. Thank you.